रात का आखिरी पहर था। घड़ी की टिक टिक 3 बजा रही थी। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। अक्टूबर की आमद थी, बादल गरज रहे थे। बारिश के साथ तब आंधी भी शुरू हो चुकी थी। पेड़ों की टहनियाँ जोर जोर से हिल रही थीं। तेज हवा का शोर रात के सन्नाटे को चीर रहा था। वो अपने कमरे में बैठा कब से अपने काम में बिजी था। वो अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था, जो हर हाल में कल यूनिवर्सिटी में सबमिट कराना था। उसके कमरे की खिड़की खुली थी, जिसकी वजह से बारिश का पानी उसके कमरे में अंदर आ गया था। उफ यार, खिड़की बंद करना भूल गया। पूरे कमरे में पानी पानी हो गया। वो अपना प्रोजेक्ट छोड़कर खिड़की बंद करने के इरादे से उठा, पर्दों को सही किया और खिड़की बंद करने ही लगा था कि तभी वो अपनी जगह पर ठिठक गया। उसे बाहर किसी का साया दिखाई दिया, जैसे कोई बाहर खड़ा हो, मगर गहरे अंधेरे की वजह से वो देख नहीं पाया था। ऊपर से तेज आंधी की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मिट्टी उड़ उड़कर आंखों में जा रही थी। तभी बिजली गरजी और उस जिस्म पर पड़ी जो बाहर खड़ा था। उसे एक हैरत का जोरदार झटका लगा। नीचे कोई 10-12 साल की बच्ची उस तूफानी बारिश में डर और ठंड से कांप रही थी। उसने जल्दी से खिड़की से सिर बाहर निकाल कर देखा कि शायद उसे देखने में गलती ना हुई हो, मगर नहीं, उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। वो बच्ची सच में बारिश में खड़ी कांप रही थी। उसने जल्दी से खिड़की को लॉक किया और भागकर बाहरी दरवाजे की ओर आया। दरवाज़ा खोला तो सामने वो बच्ची अपने चारों तरफ अपना दुपट्टा लपेटे खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रही थी, जो नाकाम ठहरी थी। वो तेजी से उसके पास आ गया। उस बच्ची की हालत काफ़ी बदहाल लग रही थी। वो डरी सहमी खड़ी थी। बेटा, क्या हुआ? कौन हो तुम? और इतनी रात को बरसती बारिश में क्या कर रही हो? वो फिक्र से झुककर उससे सवाल करने लगा, मगर शायद वो बच्ची कोई भी जवाब देने की हालत में नहीं थी। सर्दी की शिद्दत से उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरती, वो जल्दी से उस बच्ची को उठाकर अंदर ले आया, जो सर्दी से बेहोश हो चुकी थी। उसने जल्दी से उसे बेड पर लिटाया और उसके पास ही हीटर ऑन कर दिया। उसके हाथ पैर सहलाए, जो कि बर्फ़ की तरह ठंडे पड़ चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म को गर्मी मिलने लगी तो उसे होश आ गया था। मैं कहाँ हूँ? वो हकलाते हुए बोली थी। बेटा, आप मेरे घर पर हो और एकदम सेफ हो, फिक्र मत करो, वो नरम लहजे में कहता उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर रुक गया। उस बच्ची की आंखें पानी से लबालब भर गईं। वो बेचैन हुआ था कि आखिर वो कौन थी और इतनी बरसती बारिश में क्या कर रही थी। बेटा, आप यहाँ क्या कर रही थी और आपका घर कहाँ है? उसने मोहब्बत भरे अंदाज में पूछा, ताकि वो खुलकर सब कुछ बता सके। घर, इस लफ्ज़ पर वो गहरी सोच में डूब गई। आंखों से कुछ आंसू बह निकले। मेरा कोई घर नहीं है, मैं फुटपाथ पर रहती हूँ। उस बच्ची के लहजे में तकलीफ भरी हुई थी। वो हैरत से गुमसुम रह गया। वो मासूम सी गोरे रंग और नीली आंखों वाली गुड़िया कहीं से भी फुटपाथ की रहने वाली नहीं लग रही थी। बेटा, क्या आप हमेशा से वहीं रहती हो? आपके माँ बाप कहाँ हैं और कहाँ से आई हो? वो फिर प्यार से बोला था। उसके सवालों के साथ साथ उस बच्ची की आंखों की नमी भी बढ़ रही थी, जिसे उसने महसूस किया। मेरे मम्मा पापा भगवान के पास चले गए। फिर मेरे ताऊजी मुझे घुमाने के बहाने दूसरे शहर लाए और फिर यहीं छोड़कर चले गए। बताकर भी नहीं गए। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिले। तब से मैं फुटपाथ पर रहती हूँ। वो बच्ची कहते हुए बिलख बिलख कर रो पड़ी थी। अनिकेत की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो अपनों की डसी हुई मासूम सी बच्ची थी, जो अपनों की बेरहमी का शिकार हो गई थी। जरूर भी उसके माँ बाप की छोड़ी हुई दौलत के लालच में उस बच्ची के साथ जुल्म कर गए थे, वरना कौन इस तरह भेड़ियों के बीच अपने घर की मासूम बच्ची को छोड़ कर जाता है। अनिकेत का बस चलता तो वो उस इंसान के टुकड़े टुकड़े कर देता जिसने उस मासूम पर यह जुल्म ढाया था। बेटा, अब आपको फुटपाथ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपको आपके भाई के घर भेज दिया है। अब आप हमेशा यहीं रहोगी, अपने भाई के पास। वो प्यार से उस बच्ची के माथे को चूमते हुए बोला था और वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। अनिकेत को ये मंजर बहुत अच्छा लगा था। उसकी नीली आंखों में उदासी के साथ साथ खुशी भी उतर आई थी। अच्छा, ये बताओ, आपका नाम क्या है? अनिकेत ने सवाल किया तो वो सोचने लगी जैसे अपना नाम भी भूल गई हो। मेरा नाम? मैं तो अपना नाम भूल गई। कभी किसी ने पुकारा जो नहीं। कोई कुछ कहकर बुलाता है तो कोई कुछ। असली नाम तो मैं भूल गई हूँ, वो मासूमियत से बोली थी। और अनिकेत मुस्कुरा कर रह गया। भला उस मासूम को किसका दिल किया होगा यहाँ अकेले छोड़कर जाने का? वो बस सोच कर रह गया। चलो कोई बात नहीं, आज से आपका नाम चांदनी है, मेरी चांदनी गुड़िया। वो उसके गाल खींचता हुआ प्यार से बोला और वो गर्दन हाँ में हिला गई। कुछ खाया आपने? क्या खाओगी? वो प्यार से पूछने लगा। जानता था वो भूखी होगी। एक ब्रेड खाया था कचरे के डिब्बे से निकाल कर, मगर अब फिर से भूख लग गई।
वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। अनिकेत उसकी बात सुनकर खड़ा रह गया। उफ, इस बच्ची ने इतनी सी उम्र में इतना कुछ झेल लिया था। वो कमरे से निकलकर किचन की तरफ आ गया, जहां उसने यूनिवर्सिटी से आते हुए काफ़ी खाने पीने की चीज़ें खरीदी थीं। वो पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स ट्रे में रखकर कमरे में ले आया। पिज़्ज़ा, ये तो मेरा फेवरेट है। वो पिज़्ज़ा को देखते हुए खुशी से चहकर बोली थी। अनिकेत ने मुस्कुराते हुए ट्रे उसके आगे कर दी और कोल्ड ड्रिंक उसके गिलास में डाल दी। वो जल्दी जल्दी खा रही थी। वो कई दिन की भूखी थी शायद, या ठीक से कुछ खाने को मिला ही नहीं था। अब खाना मिला था तो बेसब्री के साथ खा रही थी। आप भी खा लें, वो उसे खुद को देखता पाकर थोड़ा सा रुक कर बोली। नहीं, आप खाओ, मैं आपके लिए लाया हूँ, उसने मुस्कुराकर उसे प्यार से देखते हुए कहा था। आप अकेले रहते हैं? उसने अचानक खाने के दौरान ही सवाल किया। नहीं, मैं अपनी दादी माँ के साथ रहता हूँ, वो अभी अपने कमरे में सो रही हैं, कल सुबह मिलवाऊंगा आपको उनसे। अनिकेत ने डिटेल से सब बताया और उसे गौर से देखने लगा, जो पिज़्ज़ा के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर रही थी। अनिकेत के दिल में एक सुकून सा उतरा था। शायद भगवान ने इस पुण्य के लिए उसे चुन लिया था और इस बच्ची को उस तक पहुंचा दिया था। दर दर की ठोकरें खाने से बचा लिया था, उसे उसके सुरक्षित हाथों में सौंप दिया था। आप कौन सी क्लास में पढ़ती थी चांदनी? अनिकेत ने सवाल किया, जिस पर चांदनी के हाथ एक पल के लिए रुक गए थे। जब मम्मा पापा भगवान के पास चले गए तब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी। उसके बाद ताऊजी ने और ताईजी ने स्कूल जाने ही नहीं दिया। उसकी नीली आंखें फिर से आंसुओं से भर गईं। चलो कोई बात नहीं बेटा, आप फिर से स्कूल में एडमिशन ले लेना, उसने उसे प्यार से पुचकारा। वो फिर से खाने में बिजी हो गई। थोड़ी देर के बाद जब उसका पेट भर गया तो उसने ट्रे परे धकेल दी। अनिकेत उठकर बर्तन किचन में रख आया और वापस कमरे में आ गया। चलो अब आप सो जाओ, बाकी बातें सुबह करेंगे। अनिकेत के कहने पर वो खामोशी से बेड पर लेट गई और अनिकेत कमरे की लाइट ऑफ करके खुद दूसरे कमरे में जाकर सो गया। वो भी काफ़ी थक चुका था। सुबह उसे यूनिवर्सिटी जाकर अपना प्रोजेक्ट भी सबमिट करवाना था, उसका इंजीनियरिंग का लास्ट सेमेस्टर जो चल रहा था। सुबह सवेरे पूजा के समय दादी जी अपने कमरे से उठकर बाहर आई थी, तो अनिकेत को दूसरे कमरे में सोया हुआ देखकर वो बुरी तरह हैरान हुई, क्योंकि वो तो अपने कमरे के बिना कहीं भी चैन से सोता नहीं था। उन्होंने उसे नज़रअंदाज करते हुए नहाने चली गईं, क्योंकि पूजा का समय हो रहा था। उन्होंने पहले पूजा की, कुछ देर गीता का पाठ किया, फिर अनिकेत के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए तो वहाँ एक 12 साल की बच्ची को सोया हुआ देखकर वो हैरत में पड़ गईं और फौरन अनिकेत के दूसरे कमरे में गईं, जहाँ वो बेखबर सोया हुआ था। अनिकेत, उठो बेटा। अनिकेत, ये बच्ची कौन है जो तुम्हारे कमरे में सो रही है? दादी माँ ने उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ा था। वो जो रात को काफ़ी देर से सोया था, गहरी नींद से जागा और नींद से भरी आंखें खोली। क्या हुआ दादी माँ? नींद में होने की वजह से उसने दादी माँ की कोई भी बात नहीं सुनी थी। अनिकेत, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हारे कमरे में वो बच्ची कौन है जो तुम्हारे कमरे में सो रही है? दादी माँ के पूछने पर वो फौरन उठकर बैठ गया। दादी माँ के चेहरे पर फिक्रमंदी के भाव थे। इधर बैठी दादी माँ, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। अनिकेत ने दादी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठाया और रात का सारा वाकया उन्हें बता दिया, जिसे सुनकर दादी माँ को बहुत अफसोस हुआ और चांदनी पर बहुत ज़्यादा तरस भी आया था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अनिकेत बेटा कि कोई इस तरह भी अपने बच्चों के साथ कर सकता है। वो मासूम बच्ची इतने दिन तक फुटपाथ पर रही। भगवान न करे अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो। उससे आगे तो सोच कर ही रूह कांप जाती है, दादी माँ सदमे से कह रही थी। उन्हें अभी तक उसके अपनों की ही बेरहमी पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे भी सुनकर यकीन नहीं हुआ था दादी माँ, मेरा तो दिल फट गया था उसकी ये सारी बातें सुनकर। वो मासूम बच्ची, इतनी प्यारी सी गुड़िया, कैसे कोई उसके साथ इतना बड़ा जुल्म कर सकता था, सिर्फ ख़ानदानी लालच की वजह से? अनिकेत की आवाज़ में भी दुख था। वो दोनों उस मासूम बच्ची को इस हाल में देखकर सन्न रह गए थे। ठीक कह रहे हो बेटा तुम, भगवान ने तुम्हें इस पुण्य के लिए चुना है, वरना वो बच्ची तुम्हारे अलावा किसी और को भी मिल सकती थी। दादी माँ ने अपने प्यारे से पोते के सिर पर प्यार से हाथ रखा था, जो लोगों से बहुत मोहब्बत करता था, जिसका दिल दूसरों के लिए बहुत नरम था। जी दादी माँ, मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ जिसने मुझ जैसे इंसान को इतने बड़े पुण्य के लिए चुना। उसकी आवाज़ में हल्की सी नमी घुल गई थी। दादी माँ ने प्यार से उसका माथा चूमा। बस बेटा, अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाना ताकि भगवान तुमसे खुश हो जाएं। उस मासूम बच्ची के लिए भगवान ने हमें चुना है ताकि हम उसे इस दुनिया की बेरहम हवाओं से बचा सकें। दादी माँ की बातों से अनिकेत के दिल में सुकून उतर आया था। उसने भविष्य के लिए बहुत कुछ सोच लिया था कि चांदनी को बड़े भाई की तरह प्यार देगा, उसकी हर ख्वाहिश और खरारजू पूरी करेगा।
उसे पढ़ा लिखाकर एक मजबूत लड़की बनाएगा जो इस दुनिया के बेरहम लोगों का सामना कर सके। इस बात से बेखबर कि आने वाले समय में ये रिश्ता कौन सा नया मोड़ लेने वाला था। चलो बेटा, तुम उठकर फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर तुम्हें यूनिवर्सिटी भी जाना है। दादी माँ कहकर उठ गई तो वो भी फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। चांदनी की आंख बर्तनों की आवाज़ से खुली थी जो किचन से आ रही थी, और साथ ही स्वादिष्ट नाश्ते की खुशबू भी उसकी नाक से टकराई थी जो उसने काफ़ी अरसे के बाद महसूस की थी। वो फौरन उठकर बैठ गई, इधर उधर नज़र दौड़ाई और उसे रात की सारी बातें याद आती चली गईं। वो फौरन उठी, पैरों में चप्पल पहनी और अपना दुपट्टा ठीक करके कमरे से बाहर निकल आई। अनिकेत बाहर सोफे पर बैठा जूते पहन रहा था और दादी माँ किचन में नाश्ता बना रही थी। अरे मेरी चांदनी उठ गई, अनिकेत ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा था तो वो भी हल्का सा मुस्कुरा दी। दादी माँ इन दोनों की आवाज़ सुनकर किचन से बाहर आई थी। नमस्ते आंटी। दादी माँ को देखकर चांदनी ने फौरन नमस्ते किया था। खुश रहो बेटा, कैसी है मेरी बच्ची? दादी माँ ने बड़े ही प्यार से उसे अपने साथ लगाते हुए पूछा था तो वो उनकी मोहब्बत पर सराबोर हो गई थी। जो प्यार और अपनापन उसे अपनों से नहीं मिला था, वो प्यार और अपनापन उसे गैरों से मिला था, तो वो उनकी हो गई थी। जी मैं ठीक हूँ, वो मासूमियत के साथ मुस्कुराते हुए बोली थी। दादी माँ ने उसे गौर से देखा। वो बहुत खूबसूरत थी, कोई विदेशी गुड़िया लग रही थी। गोरा रंग, नीली आंखें, सुनहरे बाल, वो खूबसूरती की जीती जागती मिसाल थी। जाओ शाबाश, मुँह हाथ धो लो, फिर मैं आपके लिए भी नाश्ता लगाती हूँ, दादी माँ ने कहा तो वो फ़ौरन वॉशरूम की तरफ चली गई और अनिकेत सुकून से नाश्ता करने लगा। उसे यूनिवर्सिटी जाना था। थोड़ी देर के बाद चांदनी मुँह हाथ धोकर आ गई थी। आ जाओ चांदनी, यहाँ आ जाओ, मिलकर नाश्ता करते हैं। अनिकेत ने उसे अपने पास जगह दी थी तो वो थोड़ा सा झिझकते हुए उसके साथ आकर बैठ गई। अनिकेत ने अपनी प्लेट से पराठा उठाकर उसकी प्लेट में डाल दिया तो वो छोटे छोटे निवाले बनाकर खाने लगी। थोड़ी देर में दादी माँ दोनों के लिए चाय भी ले आई थी। दादी माँ आप भी बैठिए, नाश्ता करिए, अनिकेत ने उन्हें भी कहा जो कब से नाश्ता बना रही थी। हाँ बेटा, मैं भी अभी आती हूँ, आप लोग नाश्ता करो, मैं बस चूल्हा बंद करके आती हूँ। ये कहकर वो वापस किचन में चली गई। चांदनी, शाम को तैयार रहना, जब मैं आऊँगा तो तुम्हें बाजार से तुम्हारी चीज़ें दिलाने ले चलेंगे, अनिकेत ने उसे प्यार और अपनेपन से देखते हुए कहा तो वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी कि कौन सी चीज़ें? आपको कपड़े वगैरह दिलाने हैं और जो चीज़ आपको पसंद आ जाए वो भी ले लेना, अनिकेत ने कहा तो वो मुस्कुराकर धीरे से सिर हाँ में हिला गई। थोड़ी देर में वो नाश्ता करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुका था। उसने घड़ी पर टाइम देखा तो बहुत कम टाइम बचा था, इसलिए उसने फ़ौरन गाड़ी की चाबी उठाई और दादी माँ को बताकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। चांदनी ने उसके जाने के बाद पूरे घर का जायजा लिया। वो एक सलीके से सजा हुआ 4 कमरों का छोटा सा घर था। चांदनी को ये घर बहुत पसंद आया और यहाँ रहने वाले लोग भी। उसका जो अपना घर था वो तो इससे भी काफ़ी बड़ा था, हवेली जितना बड़ा घर, मगर वहाँ रहने वाले लोग उसके मामा पापा के जाने के बाद उसके वजूद से बेजार हो गए थे और उसे दुनिया की बेरहमी सहने के लिए अकेला छोड़ गए थे। चांदनी बेटा, क्या सोच रही हो? उसे इस तरह खोया हुआ देखकर दादी माँ ने उसके करीब आते हुए पूछा। कुछ भी नहीं आंटी, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही, लेकिन बस आप लोग बहुत अच्छे हैं, बस मैं यही सोच रही थी, वो मासूमियत से बोली तो दादी माँ हल्के से मुस्कुरा दी। चांदनी, आज से तुम भी मुझे दादी माँ कहोगी, जैसे अनिकेत कहता है, ठीक है? उन्होंने अपनेपन से कहा। वो जो एहसास और प्यार की भूखी थी, दादी माँ की इतनी मोहब्बत पर उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। जी ठीक है दादी माँ, उसने मासूम बच्चों की तरह मुस्कुराकर कहा और दादी माँ खुश हो गई। चांदनी ने टेबल पर पड़े नाश्ते के बर्तनों को देखा तो उठाकर किचन में रखने लगी। मेरी बच्ची रहने दो, मैं कर लूँगी, दादी माँ ने उसे काम करने से रोका था। कोई बात नहीं दादी माँ, मैं अपने घर में भी करती थी काम, मम्मा के साथ, अपनी माँ का जिक्र करते हुए उसकी आंखों में आंसू भरने लगे थे। आप लोग कितने बहन भाई थे? दादी माँ ने सवाल किया। मैं अकेली थी, मेरा कोई भी भाई बहन नहीं था। इतने बड़े घर में मैं अकेली रहा करती थी और हमारे साथ ताऊ जी और ताई जी के बच्चे रहते थे, मगर वो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, हर वक्त मुझसे लड़ते रहते थे और जब मम्मा पापा भगवान के पास चले गए तो उनको मैं और भी बुरी लगने लगी। दादी माँ के पूछने पर वो सब कुछ बताती चली गई। दादी माँ ने अफसोस से सिर झटका था। उन्हें अब यकीन हो गया था कि वो सिर्फ उस मासूम की दौलत हड़पने के लिए उसे यूं बेसहारा छोड़ गए थे। यूनिवर्सिटी से आते हुए अनिकेत काफ़ी सारी खाने की चीज़ें चांदनी के लिए लेकर आया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई थी और एकदम खुशी के मारे चहकने लगी थी और एकदम से अनिकेत के गले लग गई। दादी माँ और अनिकेत खिलखिलाकर हंस दिए थे। अच्छा चलो चांदनी, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, शॉपिंग के लिए चलते हैं।
उसने कहा तो वो फौरन तैयार हो गई। दादी माँ आप भी साथ चलिए, घर में अकेली रहकर क्या करेंगी। अनिकेत ने दादी माँ को भी साथ ले जाना चाहा था, जो हमेशा घर पर रहना ही पसंद करती थीं। नहीं बेटा, मैंने अभी दवाई खाकर सोना है, तुम चांदनी को ले जाओ। दादी माँ ने प्यार से इनकार कर दिया। अनिकेत दादी माँ को जानता था, इसलिए ज़्यादा जिद नहीं की और चांदनी तैयार होकर आई तो वो दोनों गाड़ी में शॉपिंग के लिए निकल गए। अनिकेत ने उसे बहुत कुछ दिलाया था, सर्दियों के 10 से 15 जोड़े और साथ में उसकी ज़रूरत की हर छोटी मोटी चीज़ भी दिलवाई थी। चांदनी कुछ और लेना हो तो वो भी मुझे अभी बता दो, अनिकेत ने कहा तो चांदनी ने ना में सिर हिला दिया। इतना कुछ तो आपने मुझे दिला दिया है, अब कुछ बाकी ही नहीं रहा लेने वाला। चांदनी ने कहा तो अनिकेत थोड़ा सा संतुष्ट हो गया। चलो फिर आइसक्रीम खाते हैं, अनिकेत ने कहा तो चांदनी, जिसे आइसक्रीम बहुत पसंद थी, एकदम से खुश हो गई। थोड़ी देर के बाद वो लोग आइसक्रीम खाकर वापस आ गए थे। इतनी सारी चीज़ें लेकर वो बहुत खुश थी। अनिकेत उसके चेहरे की खुशी महसूस कर सकता था। उसकी खुशी ने उसकी आंखों को नम कर दिया था। उसकी कोई बहन नहीं थी, वो भी चांदनी की तरह अकेला था। उसे देखकर उसे बहन की कमी महसूस हो रही थी। वो दुनिया की सारी खुशियाँ उसके कदमों में रख देना चाहता था। हाय अनिकेत, कैसे हो? वो वर्षा से आज काफ़ी दिनों के बाद मिल रहा था। वर्षा और अनिकेत यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। ठीक हूँ, तुम सुनाओ, कहाँ गायब थीं? अनिकेत ने उसके चेहरे को नज़रों में सिमेटे हुए पूछा। मैं कजिन की शादी में बिजी थी, इसलिए यूनिवर्सिटी नहीं आई। तुम बताओ, प्रोजेक्ट सबमिट करवा दिया तुमने? वर्षा ने उसकी बात का जवाब देकर सवाल किया था। हाँ यार, सबमिट करवा दिया था, काफ़ी पसंद आया प्रोफेसर्स को। अनिकेत अपनी कामयाबी पर बहुत खुश हो रहा था। उसका प्रोजेक्ट पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था। मुझे यकीन था अनिकेत, तुम्हारा प्रोजेक्ट सबसे अमेजिंग होगा। वो दोनों साथ चलते हुए बातें कर रहे थे। वर्षा की बात पर वो दिल से मुस्कुराया था। उन दोनों को देखकर उनके ग्रुप के साथी भी उनकी तरफ आ गए थे। यार, अनिकेत ने तो कमाल कर दिया, इसके प्रोजेक्ट की पूरी यूनिवर्सिटी में धूम मची हुई है, अमित ने आकर वर्षा को बताया था, जो पहले से ही सब जान चुकी थी। सच में यार, अनिकेत ने तो हमारे ग्रुप का नाम रोशन कर दिया। अब तो सब लोग हमारे आसपास घूमते हैं कि किसी तरह हमारे ग्रुप में घुसकर हमारे सीक्रेट्स चुरा सकें। कहने वाली आशा थी, जो दिल ही दिल में अनिकेत को पसंद भी करती थी। वर्षा और अनिकेत मुस्कुराकर सबके कमेंट सुन रहे थे। अनिकेत यूनिवर्सिटी का सबसे जहीन और होनहार स्टूडेंट था, जो हर चीज़ में सबसे आगे रहता था। उसकी बुद्धिमानी और आकर्षक पर्सनालिटी की वजह से काफ़ी लड़कियां उसे पसंद करती थीं, मगर वो सिर्फ और सिर्फ वर्षा का दीवाना था। उन दोनों का रिलेशनशिप 4 साल से चल रहा था। उन दोनों ने डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही अपनी अपनी फैमिली से एक दूसरे के बारे में बात करने का सोचा था। कुछ दिनों के बाद अनिकेत चांदनी का एडमिशन फॉर्म भी ले आया था। उसने अपनी यूनिवर्सिटी के पास ही एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया था, ताकि उसे लाने ले जाने में ज़्यादा परेशानी न हो। चांदनी दादी माँ और अनिकेत के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई थी। वो दादी माँ के साथ घर के कामों में उनका हाथ बटाती थी। अनिकेत के भी छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। उसके कपड़े इस्त्री कर देती, उसके यूनिवर्सिटी के जूते साफ कर देती, कपड़े धो देती। वो लोग उसे मना करते रह जाते, मगर वो मानती नहीं थी। बेशक उसके मामा पापा ने उसकी शिक्षा और परवरिश बहुत शानदार और ऊंची की थी। वो प्यार के बदले प्यार देना जानती थी, इज्जत करना जानती थी, बात मानना जानती थी। वो दोनों उसके मददगार थे। उसे सड़क से उठाकर अपने घर में राजकुमारियों की तरह रख रहे थे। फिर कैसे न वो उनकी सेवा करती, उनसे प्यार करती। चांदनी, इधर आओ। अनिकेत घर आया तो उसने चांदनी को आवाज़ लगाई थी, जो कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। जी अनिकेत भाई। अनिकेत की आवाज़ पर वो भागी भागी उसके पास आई थी। ये लो एडमिशन फॉर्म, तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है 6th क्लास में। अनिकेत ने एडमिशन फॉर्म उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो चांदनी ने आंखों में हैरानी समेटे फॉर्म को पकड़ा था। थैंक यू अनिकेत भाई, आप बहुत बहुत अच्छे हैं। ये कहते के साथ ही अनिकेत के गले लग गई थी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। अरे पागल, रो क्यों रही हो? अनिकेत ने उसे प्यार से थपथपाते हुए कहा। दादी माँ भी अपने कमरे से निकल आई थीं। खुशी के आंसू हैं, चांदनी ने मुंह बनाकर आंसू साफ करते हुए कहा। तो अनिकेत खिलखिलाकर हंस पड़ा। कितनी मासूमियत थी उसके चेहरे पर, वो सोच कर रह गया। दादी माँ भी उसके जवाब पर हल्के से मुस्कुरा दी थी। अच्छा जी, मेरी चांदनी को भी पता है कि खुशी के आंसू क्या होते हैं। वो प्यार से उसकी नाक छेड़ते हुए बोला। तो आपकी चांदनी इतनी भी छोटी नहीं है कि उसको पता नहीं होगा, उसने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा जी, चलो ठीक है, अब दिल लगाकर पढ़ाई करनी है। मुझे अपनी चांदनी की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए।
अनिकेत ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा तो वो मुस्कुराते हुए सिर हिला गई। शाम को अनिकेत चांदनी को साथ ले जाकर उसका यूनिफॉर्म, किताबें और ज़रूरत की सारी चीज़ें दिला लाया था। अनिकेत भाई, बाल बना दीजिए ना, देखिए ना मुझसे नहीं बन रहे, बार बार खुल जाते हैं। वो यूनिफॉर्म पहनकर अपने बालों की चोटी बनाने की कोशिश कर रही थी, जो कि उससे बन नहीं रही थी। जब थक गई तो अनिकेत के पास आई, जो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रहा था। अच्छा, इधर आकर बैठो, मैं बनाता हूँ। अनिकेत अपनी चीज़ें साइड पर रखता हुआ बैठ गया तो चांदनी हेयर ब्रश लेकर उसके पास आ गई। उसके सुनहरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की थे, जिसकी वजह से वो हाथों में नहीं आ रहे थे। अनिकेत ने भी 2-3 बार चोटी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सही तरीके से नहीं बन रही थी। तो अनिकेत ने उसके बालों में अच्छे से तेल लगाया और उसकी चोटी बना दी। लो चलो, बन गई चोटी, अब जल्दी से नाश्ता कर लो। दादी माँ टेबल पर नाश्ता लगा चुकी थी, तो वो दोनों नाश्ता करने नीचे आ गए। नाश्ते के बाद चांदनी ने अपने स्कूल की सारी चीज़ें पूरी करने लगी और अनिकेत के साथ दादी माँ को अलविदा कहकर निकल आई। आज उसका स्कूल में पहला दिन था। वो थोड़ी घबराहट का शिकार हो रही थी। नई जगह, नए लोग, न जाने कैसे होंगे। चांदनी, मेरी बात गौर से सुनो, अचानक ड्राइव करते हुए अनिकेत बोला। जी भाई, सुन रही हूँ, वो उसकी तरफ ध्यान से बोली थी, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। स्कूल में किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और टीचर्स का सम्मान करना और उनकी बात माननी है। किसी से फालतू बात नहीं करनी, समझी? वो उसे प्यार से समझाते हुए बोला। जी भाई, ठीक है। वो आज्ञाकारिता से बोलती उसका स्कूल आ चुका था। पहले दिन अनिकेत खुद उसे क्लासरूम तक छोड़कर आया था। छुट्टी के वक्त स्कूल के गेट पर आ जाना, मैं वहीं से तुम्हें पिक कर लूँगा। अनिकेत ने जाते हुए कहा तो वो हाँ में सिर हिलाकर क्लास के अंदर चली गई और फिर वक्त बड़ी तेजी से गुजरता चला गया। चांदनी को उनकी ज़िंदगी में आए पूरे 5 साल हो गए थे। अब वो 10वीं में आ गई थी। अनिकेत भी अपनी डिग्री पूरी करके ऑफिस ज्वाइन कर चुका था। वो एक इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब कर रहा था, जहां से उसे हर महीने एक अच्छा सैलरी पैकेज मिलता था। चांदनी ने जैसे ही जवानी में कदम रखा था, उस पर हुस्न टूट कर बरस रहा था। खूबसूरत तो वो बचपन से ही थी, मगर अब तो वो एक हसीन लड़की में बदल गई थी और उसके साथ ही उसके दिल की दुनिया भी पूरी तरह बदल चुकी थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसके दिल में मोहब्बत ने बसेरा कर लिया था, जिससे वो खुद भी अनजान थी। मगर आने वाले वक्त में उसे इस बात का एहसास का अंदाजा होना था। यार, ये तुम्हें छोड़ने कौन आता है? कितना खूबसूरत और हैंडसम लड़का है। चांदनी की दोस्त आशा ने अनिकेत का जिक्र किया था, जो उसे रोज चांदनी को छोड़ते और लेने आते देखा करती थी। बड़े भाई हैं मेरे। आभा की बात से उसके दिल की धड़कन जैसे थम सी गई थी। अनिकेत वाकई पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। उसकी पर्सनालिटी में कैसी कशिश पैदा हो गई थी कि इंसान उसे देखकर ठहर सा जाता था। ऊपर से उसका सबके साथ रिजर्व रहना उसे और भी ख़ास बना देता था। वो बस चांदनी, दादी माँ और वर्षा के साथ ही फ्रैंक था। बाकी सबके साथ वो सिर्फ हाय हेलो तक ही रहता। यूनिवर्सिटी में भी वो काफ़ी लड़कियों के दिल की धड़कन था और अपने ऑफिस में भी बन चुका था। सबसे ख़ास और अलग चीज़ उसमें उसकी शराफत थी, जिसे देखकर लड़कियाँ उसकी ओर खींची चली आती थीं। भाई, ये सवाल समझा दें, कब से याद करने की कोशिश कर रही हूँ मगर दिमाग में घुस ही नहीं रहा। वो अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आकर फ्रेश हुआ था कि चांदनी उसके कमरे में फिजिक्स की बुक लेकर आ गई। अच्छा आओ बैठो, मैं समझा देता हूँ। वो तौलिया साइड में रखता उसकी बुक पकड़कर बैठ चुका था। चांदनी ने कनखियों से उसके निखरे हुए चेहरे को देखा था, जो अभी अभी नहाकर निकला था। भीगे बाल उसके माथे पर बिखरे पड़े थे, कुछ बूंदें टपक कर उसके कंधे पर गिर रही थीं। उसके कानों में आभा के जुमलों की गूंज हुई थी। वो वाकई बहुत हसीन था। उसके दिल की धड़कनें रुकने सी लगी थी। उसे अपनी तरफ ही देखता पाकर अनिकेत ने उसे घूर कर देखा। कहाँ गुम हो चांदनी? इसीलिए तो तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है। अनिकेत ने उसे डांटा तो वो बेचारा सा मुंह बनाकर रह गई और गौर से फिजिक्स का सवाल समझने लगी। मगर पर्दे के पीछे उसके दिल के कोनों में मोहब्बत की कोंपलें फूट चुकी थीं और मासूम सा दिल रखने वाली को मोहब्बत बुरी तरह रुलाने वाली थी, अपनों की ही नज़र में गिराने वाली थी। इस बात से वो पूरी तरह अनजान मोहब्बत के रंगों में घुलती जा रही थी। बेटा, अब तुम सेटल हो गए, अपनी शादी के बारे में सोचो। वो दादी माँ के कमरे में बैठा उनके पैर दबा रहा था जब उन्होंने बात की शुरुआत की। नहीं दादी माँ, जब तक चांदनी अपने घर बार की नहीं हो जाती तब तक मैं शादी नहीं करूँगा, उसने फैसले भरे लहजे में कहा। बेटा, उसकी शादी को तो अभी बहुत वक्त है, 17 साल की है अभी वो। तब तक तुम ऐसे ही रहोगे क्या? अपनी उम्र देखो गुजर रही है, 28 साल के हो रहे हो तुम, दादी माँ ने लहजे में फिक्र समेटे कहा था। वो अपनी ज़िंदगी में ही अपने पोते की खुशियाँ देखना चाहती थीं। दादी माँ, इतनी जल्दी क्या है? मर्द की उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मैं चांदनी को डॉक्टर बनाऊंगा,
फिर उसकी किसी अच्छे से लड़के से शादी करूँगा। उसके बाद अपने बारे में कुछ सोचूंगा। दादी माँ उसकी बात सुनकर दिल थाम कर रह गई। जानती थी वो इस मामले में अपनी मनमानी ही करेगा, उनकी बिल्कुल नहीं सुनेगा। अनिकेत ने वर्षा से सब कुछ डिस्कस कर लिया था। वो चांदनी की शादी तक उसका इंतजार करने को तैयार भी थी। आखिर अनिकेत से टूटकर मोहब्बत जो करती थी, उसके लिए इंतजार करना मुश्किल नहीं था। वो भी एक इंजीनियरिंग कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रही थी। वो अपने कमरे में आकर बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी थी। अभी जो वो दादी माँ और अनिकेत की बातें सुनकर आई थी, उन बातों ने उसे हिलाकर रख दिया था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। अभी तो उसने मोहब्बत की बस्ती में कदम रखा ही था कि महबूब ने जुदाई का फैसला भी सुना दिया था। अभी तो वो मोहब्बत के एहसास से रूबरू हुई थी कि जुदाई का मौसम भी आ गया था। वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो अनिकेत से मोहब्बत करने लगी थी, उसे चाहने लगी थी। अभी तो उसे एहसास हुआ था कि वो उसके बिना जी नहीं पाएगी, और फिर उस पर यह खुलासा हो गया कि वो महबूब के दिल में कहीं भी नहीं बसती। उसका दिल फट रहा था। मोहब्बत ने इतना अचानक हमला किया था कि दिल को बुरी तरह जख्मी कर गया था। 5 साल से वो उसका किसी नाजुक कांच की गुड़िया की तरह ख्याल रख रहा था, और यही कनेक्शन उसके दिल में मोहब्बत की जड़ें फैला चुका था। सारी रात उसकी आंखों में कट गई थी। सुबह उठी तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। चांदनी, आंखों को क्या हुआ? ये सूजी हुई क्यों है? ठीक से सोई नहीं थी क्या? वो और अनिकेत नाश्ता कर रहे थे जब दादी माँ ने उसकी सूजी आंखों को देखकर चिंता भरे अंदाज में पूछा। बस ऐसे ही हो गई। उसके जवाब से दादी माँ और अनिकेत तो संतुष्ट नहीं हुए थे, मगर खामोश हो गए। उसकी खामोशी को भी उन लोगों ने महसूस किया था जो सिर झुकाए चुपचाप नाश्ते में लगी थी। चलो आ जाओ बैग लेकर। अनिकेत नाश्ता कर चुका था जो चांदनी से कहकर गाड़ी की चाबी हाथों में ली बाहर निकल गया। वो भी चुपचाप बैग उठाकर गाड़ी में आकर बैठ गई। क्या हुआ है मेरी चांदनी को? अनिकेत ने ड्राइव करते हुए उसके उदास चेहरे को देखते हुए प्यार से पूछा था। कुछ नहीं, वो 2 लफ्ज़ों में जवाब देकर फिर से खामोश हो गई और गाड़ी से बाहर देखने लगी। अनिकेत ने भी ऑफिस से आकर पूछने का सोचकर ज़्यादा सवाल नहीं किए। स्कूल आया तो वो चुपचाप नीचे उतर गई। अनिकेत ने ठंडी सांस भरते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसके 10वीं के इम्तिहान होने वाले थे, शायद वो इसीलिए परेशान थी। अनिकेत उसकी खामोशी का यही हल निकाल सका, क्योंकि इसके अलावा उसे कोई भी मसला नहीं था। उसने चांदनी की हर ख्वाहिश, हर जिद पूरी की थी। कभी उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। सगी बहनों की से बढ़कर उससे मोहब्बत और प्यार किया था, मगर वो उसके दिल के हाल से अनजान था। शाम में वो स्कूल से आकर सोई हुई थी कि उसके कानों में कुछ आवाज़ें पड़ी। बाहर निकलकर देखा तो अनिकेत और कोई लड़की दादी माँ के साथ बातों में बिजी थे। उस लड़की को वो पहली बार देख रही थी। इन 5 सालों में एक बार भी उससे मुलाकात का इत्तेफाक नहीं हुआ था। नमस्ते। चांदनी ने पास जाकर अभिवादन किया तो वर्षा ने उसकी तरफ देखा था। वो उसे तुरंत पहचान गई थी। नमस्ते, चांदनी हो ना? उसने जवाब देते हुए उससे सवाल भी किया तो उसने गर्दन हाँ में हिला दी तो वर्षा फौरन उठकर उसके गले लग गई। बहुत प्यारी हो, अनिकेत तुम्हारा जिक्र करता रहता है। वो बहुत अपनेपन से बोल रही थी, मगर चांदनी को उसके मुंह से अनिकेत का नाम जरा भी अच्छा नहीं लगा था। उसके हिसाब से तो अनिकेत पर सिर्फ और सिर्फ उसी का हक था। मगर मैं आपको नहीं जानती, आपका मैंने कभी जिक्र नहीं सुना, चांदनी ने बेरुखी से कहा था। बेटा, ये तुम्हारी होने वाली भाभी है, दादी माँ फौरन बोल पड़ी थी, जिन्हें अनिकेत और वर्षा के रिश्ते के बारे में मालूम था। वो इस खुलासे पर हक्का बक्का रह गई। इतनी बड़ी बात उसे अब पता चली थी। हाँ चांदनी, तुम्हारी शादी के बाद मैं इस घर में आ जाऊंगी, वर्षा ने थोड़े शर्मीले अंदाज में कहा था। अनिकेत भी मुस्कुरा दिया। आज वो वर्षा की जिद पर उसे चांदनी और दादी माँ से मिलवाने लाया था। चांदनी की शादी तक का वक्त काफ़ी लंबा था और इसीलिए वो चाहती थी कि वो सबसे आकर मिले, उनमें घुल मिल जाए। मैं ज़रा अभी आती हूँ, वो वहाँ से ये कहते हुए चली गई थी, जबकि वो लोग फिर से अपनी बातों में बिजी हो गए। कमरे में आते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने फैसला कर लिया था कि वो अनिकेत से अपने दिल का हाल कह देगी। वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। वो उसका इश्क, उसकी मोहब्बत था और सबसे बढ़कर उसका मददगार भी। फिर कैसे वो उसके अलावा किसी और की हो सकती थी? उसने दिल ही दिल में ठान लिया था और अपने आंसुओं को बेरहमी से साफ कर दिया। उसने अगर कुछ शिद्दत से चाहा था तो वो सिर्फ अनिकेत था। वो अपनी हर कमी, हर तकलीफ सह सकती थी, मगर अनिकेत किसी और का हो जाए ये उसके लिए जानलेवा था। उसने जिंदगी के हर सितम को चुपचाप सहा था, मगर ये दुख सहने की उसमें ताकत नहीं थी। अनिकेत ने उसे इस कदर मोहब्बत से रखा था कि वो दुख सहना, बर्दाश्त करना सब भूल गई थी। रात का वक्त था। वो सब खाने के बाद अपने अपने कमरों में जा चुके थे। अनिकेत अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था कि तभी दरवाज़ा धीरे से खटखटाया गया।
दस्तक देकर चांदनी अंदर आ गई थी। अरे चांदनी गुड़िया, तुम इस वक्त, खैरियत तो है? अनिकेत उसे इस समय तक जागते देखकर हैरान हुआ था। रात के 11 बज रहे थे, वरना वो तो जल्दी सो जाया करती थी। जी खैरियत है, मुझे आपसे बात करनी थी। चांदनी के अंदाज में संजीदगी थी वो ठेठका। पहली बार वो इस तरह संजीदा अंदाज में बात कर रही थी। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। वो लैपटॉप ऑफ करके साइड पर रख गया। वो धीरे धीरे चलकर बेड पर आकर बैठ गई। आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं वर्षा के बारे में? उसके गैर उम्मीद सवाल पर वो हैरान हुआ था। फिर संभल कर बोला, कभी मौका ही नहीं मिला बताने का, और कभी ज़रूरत भी पेश नहीं आई। अनिकेत ने नरम लहजे में सफाई दी। चांदनी ने आंसू हलक में उतारे। एक सवाल के बाद वो खामोश हो गई थी। अनिकेत ने गौर से उसके चेहरे को देखा, जो काफ़ी दिनों से उदास नजर आ रहा था। क्या हुआ है मेरी चांदनी गुड़िया को? ऐसे क्यों उदास हो? उसे अपने पास खींचता हुआ वो प्यार से बोला। मैं गुड़िया नहीं हूँ, अब बड़ी हो गई हूँ। वो आंखों में आई नमी साफ करते हुए बोली। अनिकेत उसकी बात पर जोर से हंस पड़ा। हाँ, पर मेरे लिए तो मेरी चांदनी गुड़िया ही रहोगी ना। छोटी सी थी जब मेरे पास आई थी। वो उसके जज्बातों से अनजान उसे अपने कंधे से लगाए बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। अनिकेत, चांदनी के मुंह से अपना खाली नाम सुनकर उसे हैरानी का जोरदार झटका लगा था। वो तो उसे हमेशा अनिकेत भाई कहकर बुलाती थी, फिर अब आगे उसे सोचा ही नहीं गया। चांदनी के लहजे में कुछ था जो उसे हिलाकर रख गया था। गलत बात चांदनी, बड़े भाई को नाम से नहीं बुलाते। अनिकेत ने उसे डांटा, मगर उसे जैसे कोई असर नहीं हुआ था। बड़े हैं, पर आप मेरे भाई नहीं हैं। वो अपने डर पर काबू पाते हुए बहादुरी से बोली थी। जानती थी इसके बाद अनिकेत का क्या रिएक्शन होने वाला था। क्या बकवास कर रही हो चांदनी? वो झटके से उसे खुद से अलग करता गुस्से में बोला। बकवास नहीं कर रही, सही कह रही हूँ। आप मेरे भाई नहीं हैं। मैं नहीं मानती आपको अपना भाई, वो डूबते दिल के साथ बोली थी। अनिकेत को लगा जैसे घर की पूरी छत उसके सिर पर जोर से आ गिरी हो। क्या बकवास कर रही हो चांदनी? तुम्हारा दिमाग ठीक है? किसने तुम्हारे दिमाग में ये सब भरा है? वो शेर की तरह गरज उठा था। एक पल के लिए चांदनी बुरी तरह सहम गई थी। किसी ने मेरे दिमाग में कुछ नहीं भरा, बस मैं आपको अपना भाई नहीं समझती। आप भी मुझे अपनी बहन मत समझिए, वो बेखौफ होकर बोली थी। वो उसके अल्फाज सुनकर बुरी तरह सन रह गया। होश में आया तो उसका दिल किया कि वो चांदनी को थप्पड़ों से लाल कर दे। तुम चांदनी, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। जाओ, चली जाओ, मैं तुम्हारी किसी भी बकवास का जवाब नहीं देना चाहता। अनिकेत की नसें गुस्से से फटने को थीं। उसका दिमाग जल रहा था, वो गुस्से से पागल हो रहा था। उसने बाजू से पकड़कर चांदनी को कमरे से बाहर धकेलना चाहा। नहीं जाऊंगी मैं, सुना आपने? वो जिद्दी अंदाज में बोली। अनिकेत को लगा वो कुछ और देर वहां खड़ी रही तो वो उस पर हाथ उठाने से परहेज नहीं करेगा, जो कि वो नहीं करना चाहता था। चांदनी, चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम्हें जलाकर राख कर दे। वो आखिरी बार उसे चेतावनी देते हुए बोला था। गुस्से को दबाने की शिद्दत से उसका चेहरा लाल हो गया था, आंखों में खून उतर आया था। चांदनी को वो पहले वाला अनिकेत बिल्कुल भी नहीं लगा था। वो तो कोई और था जिसे वो जानती ही नहीं थी। अनिकेत, प्लीज ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वो उसे इस कदर गुस्से में देखकर दुख से बोली थी। उसके लफ्ज़ों से अनिकेत गुस्से से उसकी ओर बढ़ा था। जानती भी हो कि क्या बकवास कर रही हो? छोटी बहन की तरह तुम्हें मैंने पाला है, बड़े भाई की तरह तुम्हारे सर पर प्यार का हाथ रखा है, और तुम मेरे सामने खड़ी होकर ये बकवास कर रही हो? वो बहशी अंदाज में उसका जबड़ा कसकर पकड़ते हुए बोला था। वो तकलीफ से करह उठी थी, मगर हिम्मत उसने अब भी नहीं हारी थी। न जाने मोहब्बत ने कैसे उसे इतना दिलेर बना दिया था। अनिकेत, मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपसे मोहब्बत। अभी अल्फाज आधे उसके मुंह में थे कि चटाक की आवाज़ आई थी। अनिकेत ने अपना सब्र खोते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा था। थप्पड़ इतना तेज था कि वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी थी। तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अनिकेत ने उसे, जिसकी वजह से वो दरवाजे से टकराते टकराते बची थी, मगर अनिकेत को जरा भी परवाह नहीं थी। वो तो उसके लफ्ज़ों से अंदर तक जल गया था। उसने कभी ख्याल भी नहीं किया था कि जिसे वो चांदनी गुड़िया कहकर बुलाता है, चांदनी गुड़िया कहते नहीं थकता, बही रात के अंधेरे में आकर उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। उसकी दी हुई इतनी मोहब्बत का वो ये सिला देगी। वो गुस्से के मारे पागल हो गया था। उसका दिमाग फटने को था। उसके जैसे गैरतमंद इंसान के लिए ये डूब मरने जैसा था। आप चाहें मेरे टुकड़े टुकड़े कर दें या मुझे जान से मार दें, मगर मैं इस कमरे से नहीं जाऊंगी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, ये मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी। मैं आपको किसी और का होने नहीं दूंगी। आपको मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। वो जख्मी शेरनी की तरह गरज उठी थी।
वो फिर उसकी तरफ खूनी आंखों से बढ़ा। उसकी सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। चांदनी के लफ्ज़ों ने उसके अंदर धधकती हुई आग भर दी थी। वो उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाल पकड़कर पूरी ताकत से उसका सिर दीवार, जिससे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। ये चीख सुनकर दादी माँ भी दिल पर हाथ रखे अपने कमरे से बाहर आई थीं और सामने का मंजर देखकर उनकी रूह कांप उठी थी। चांदनी दीवार के साथ लगी दर्द से तड़प रही थी और अनिकेत उसे आग उगलती लाल आंखों से देख रहा था। ये क्या किया अनिकेत? क्या हुआ है तुम दोनों को? दादी माँ की आवाज़ सदमे से कांप रही थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि अनिकेत चांदनी पर हाथ उठा सकता है, उसे तकलीफ पहुंचा सकता है। उसने तो कभी उसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, फिर ये सब इस बेशरम से पूछिए दादी माँ, वो नफरत से सिर झटकते हुए बोला। दादी माँ भागकर चांदनी के पास आई थी, जो अपने सिर को पकड़े खड़ी थी। उसके सिर में दर्द की तेज लहरें उठ रही थीं। अनिकेत ने बहुत बेरहमी से उसे चोट पहुंचाई थी। चांदनी मेरी बच्ची, क्या हुआ है? दादी माँ ने दुखते दिल के साथ उसे सीने से लगा लिया था। वो बेजान होती उनके सहारे में समा गई। ये क्या किया तुमने अनिकेत? आखिर हुआ क्या है जो तुमने इस मासूम का ये हाल कर दिया? दादी माँ चांदनी की हालत देखकर तड़प उठी थी। दादी माँ, ये बदतमीज लड़की रात किस वक्त मेरे कमरे में आकर मुझसे अपनी घटिया मोहब्बत का इजहार कर रही थी, जिसको मैंने छोटी बहन की तरह पाला, इतनी मोहब्बत दी, इतनी चाहत दी, और इसने मेरी इतनी मोहब्बत का ये सिला दिया। दादी माँ को लगा जैसे उनके कानों में किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि चांदनी इस तरह की कोई हरकत कर सकती थी। वो तो उसे भाई भाई कहते नहीं थकती थी। अब से इसका स्कूल जाना बंद, ये कहीं भी नहीं जाएगी। हम कोई लड़का देखकर इसकी शादी कर देंगे और इसे इस घर से हमेशा के लिए निकाल देंगे। मैं अब इसके गंदे वजूद को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपने गुस्से पर काबू पाता पत्थर जैसे लहजे में कहकर कमरे से बाहर निकल गया। जिंदगी में पहली बार दादी माँ ने अनिकेत को इस कदर गुस्से में देखा था, वरना वो तो बेहद सब्र वाला और नरम दिल इंसान हुआ करता था। उसके अल्फाज सुनकर चांदनी वहीं ढह गई। दादी माँ, जो खुद इतनी बूढ़ी थीं, बड़ी मुश्किल से उसके शरीर को सहारा देकर उसके कमरे तक लाई थीं। उसका दिमाग जल रहा था। वो तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए सड़क पर निकल आया था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह का रिएक्शन दे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे हालात से गुजरेगा। उसके कानों में चांदनी के कहे हुए अल्फाज अब तक गूंज रहे थे। उसे शिद्दत से वो रात याद आई जब चांदनी उसके घर के दरवाजे के आगे बारिश में खड़ी भीगते हुए कांप रही थी। बड़े भाई की तरह उसने उसे अपनी पनाह में लिया था, बहन की तरह उसे मान दिया था, और बदले में उसने क्या किया था? उसका भरोसा, उसका मान, सब कुछ तोड़ दिया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि चांदनी उसके बारे में इस तरह भी सोच सकती है। उसने इतने पवित्र रिश्ते को दागदार कर दिया था, मगर अंदर ही अंदर वो चांदनी को दी हुई तकलीफ पर खुद भी तड़प रहा था। आखिर उसने दिल से उसे अपनी बहन माना था, उसकी हर ख्वाहिश, हर जिद को पूरा किया था। कभी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया और आगे अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाने का सपना देखा था। उसने चांदनी को लेकर कितने ख्वाब देखे थे कि वो उसे एक मजबूत लड़की बनाएगा, एक कामयाब डॉक्टर बनाएगा, मगर उसने सब कुछ एक ही मिनट में तबाह कर दिया था। उसके सारे अरमानों पर एक ही मिनट में पानी फेर दिया था। मगर अब वो जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहता था। वो किसी भी हालत में उसे घर पर नहीं रख सकता था। अब ये उसकी इज्जत और आत्मसम्मान का मामला बन चुका था। सुबह न जाने किस वक्त उसकी आंख खुली थी। उसने उठकर टाइम देखा तो सुबह के 12 बज रहे थे। वो फौरन उठी और कमरे से बाहर निकली। घर में बिल्कुल खामोशी थी। दादी माँ अपने कमरे में सो रही थी और अनिकेत ऑफिस जा चुका था। उसके दिल में दर्द की टीस सी उठी थी। रात को दादी माँ उसे बड़ी मुश्किल से उसके कमरे तक लाई थी और उसे दर्द की दवा देकर सुला दिया था। अब जाकर उसकी आंख खुली थी। रात की सारी बातें याद आते ही उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगी थीं। क्या मोहब्बत करना इतना बड़ा गुनाह है जो अनिकेत मुझे इस तरह की सज़ा दे रहे हैं? वो मेरे सगे भाई तो नहीं है ना कि मेरी मोहब्बत के इजहार पर इस कदर नाराज़ हो गए? वो खुद से बातें कर रही थी। उसे शरीर की तकलीफ से ज़्यादा दिल की तकलीफ तड़पा रही थी। उसका सिर अभी हल्का हल्का दुख रहा था। उसने उस दर्द को भी अमृत की तरह अपने अंदर उतारा था, क्योंकि वो उसके महबूब की तरफ से मिला था। कई दिन यूं ही गुजर गए। अनिकेत ने उसका स्कूल जाना पूरी तरह बंद कर दिया था। उसे बुलाना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। रात गए ऑफिस से आता और सुबह उसके उठने से पहले ही निकल जाता। दादी माँ अलग परेशान थी। अनिकेत की खामोशी उन्हें डरा रही थी। वो कमरे में बैठी रो रही थी जब दादी माँ अंदर आई थीं। बेटा, बाहर आ जाओ, तुम्हें कुछ लोग देखने आए हैं। दादी माँ की बात सुनकर वो बुरी तरह भड़क गई।
आपसे कहा भी है नहीं करनी मुझे शादी, फिर क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वो इतनी ज़ोर से चीखी थी कि बाहर खड़े अनिकेत ने भी सुन लिया। वो मुट्ठियाँ भींचे अंदर आया। चांदनी उसकी लाल आंखों से डरकर दादी माँ के पीछे छुप गई। इसे बोलिए चुपचाप बाहर आ जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दबे हुए गुस्से में बोला। बाहर मेहमान बैठे थे इसलिए वो अपनी आवाज़ ऊंची नहीं कर सका। क्यों तंग कर रही हो चांदनी, अपनी बूढ़ी दादी माँ का ही ख्याल कर लो। दादी माँ उसकी विनती करने लगी। वो दोनों के बीच पिसकर रह गई थी। उनकी नज़र में अनिकेत और चांदनी के रिश्ते में कोई खराबी नहीं थी। अनिकेत और चांदनी की शादी में उन्हें कोई बुराई नज़र नहीं आती थी, अगर अनिकेत मान जाता तो, मगर वे उसके गुस्से और सख्त स्वभाव से परिचित थी। वो चांदनी को अपनी बहन मानता था। वो मरकर भी इस रिश्ते पर राजी नहीं होता। वो खामोशी से उठकर मेहमानों के पास जाकर बैठ गई थी। उसे एक ही नज़र में उन लोगों ने पसंद कर लिया और इस तरह उसका रिश्ता पक्का हो गया था। 2 हफ्तों के बाद उसकी शादी की तारीख रखी गई थी। जब रिश्तेदारों ने इतनी जल्दी शादी का सवाल किया तो अनिकेत ने कहा कि वो विदेश जाने से पहले अपनी बहन की जिम्मेदारी पूरी करना चाहता है, इसलिए जल्दी में उसकी शादी कर रहा है। अनिकेत ने उसके लिए ढेर सारी शॉपिंग की थी। बिरशा के साथ मिलकर पूरी शॉपिंग कर ली थी। उसे दहेज में देने के लिए सारा फर्नीचर बनवाने के लिए दे दिया था। साथ में 2 गोल्ड के सेट भी बनवाए थे। जैसी भी बात थी, मगर उसने चांदनी को बहन कहा था, इसलिए उसकी शादी में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता था। वो दुल्हन बनी बैठी थी। आंखों में दर्द का समंदर था। उसने खाली खाली आंखों से अपनी हथेलियों को देखा। जहाँ कहीं भी अनिकेत का नाम नजर नहीं आ रहा था। उसका दिल जैसे किसी गहरी खाई में डूब गया। रूह जिस्म से निकलती हुई महसूस हो रही थी। मगर एक बात थी जिसे देखकर वो थोड़ा सुकून में आई थी। उसके होंठों पर हल्की टूटी हुई मुस्कान आई। वो जानती थी आज इस घर से उसकी डोली नहीं बल्कि उसकी अर्थी उठने वाली थी। ये सजा उसने अनिकेत के लिए चुनी थी, जो उसकी निस्वार्थ मोहब्बत को समझ नहीं सका था, जो अपने आत्मसम्मान के आगे उसकी पवित्र मोहब्बत को भुला बैठा था। जिस अनदेखी आग में वो जल रही थी उसमें उसे भी जलाना चाहती थी। दरवाज़ा खुला तो उसकी सोचों का सिलसिला टूटा। अंदर आने वाला अनिकेत था। उसका बिखरा हुआ हुलिया इस बात की गवाही दे रहा था कि वो दिल पर पत्थर रखकर उससे विदा कर रहा था। आज तुम्हारी शादी है और साथ में विदाई भी। मैंने चाहा था कि तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, तुम्हें काबिल बनाऊंगा, एक अच्छा डॉक्टर बनाऊंगा, फिर तुम्हारी शादी किसी अच्छे डॉक्टर से ही करूंगा। मगर कहते हुए उसके लहजे में दर्द ही दर्द उतर आया था। आज शायद वो टूट गया था। उसकी चांदनी ने उसे तोड़ दिया था। वो बेड से उतरकर उसके पास आई थी। अनिकेत, आप सारी ज़िंदगी पछताएंगे अपने इस फैसले पर। आपकी चांदनी अब आपको मरते दम तक भी नज़र नहीं आएगी। आप देखना भी चाहेंगे तब भी वो आपको नज़र नहीं आएगी। वो टूटे बिखरे लहजे में बोली। उसकी आंखें चाहकर भी रुक नहीं पा रही थीं। अनिकेत ने चेहरा फेर लिया। उसके शब्द उसके अंदर तीर की तरह उतर रहे थे। वो भीतर से बिखर रहा था। देखना, इस घर से मेरी डोली तो शायद ना उठे, मगर अर्थी जरूर उठेगी मेरी। उसकी बात पर अनिकेत एक पल में ही सन रह गया था। वो क्या बोल रही थी? वो उसकी बातों का मतलब समझ नहीं सका था। चांदनी की हालत बिगड़ने लगी थी। मैं आपकी नहीं तो किसी की भी नहीं, मैं पूरी उम्र आपकी ही रहूंगी। आखिरी शब्द उसके होंठों से निकले थे और चांदनी जमीन पर गिर पड़ी थी। चांदनी, उसकी आवाज़ सदमे से फट चुकी थी। वो भागकर उसके पास आया था, जो औंधे मुंह जमीन पर पड़ी थी। अनिकेत ने उसे सीधा किया तो उसके मुंह से झाग निकलते हुए चले गए और अनिकेत को लगा जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। ये क्या किया? ये क्या किया चांदनी तुमने? वो दर्द की शिद्दत से चिल्लाया था और उसे उठाकर बाहर की ओर भागा। उसकी हालत देखकर मेहमानों में फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थीं। दादी माँ चांदनी को उस हालत में देखकर पत्थर सी हो गई थी। बेटा, क्या हुआ चांदनी को? अनिकेत चांदनी को गाड़ी में डाल रहा था, जिसके मुंह से लगातार झाग निकल रहे थे। दादी माँ, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। आप प्लीज गाड़ी में चांदनी के साथ बैठ जाइए। वो जल्दी से चांदनी के बेजान वजूद को गाड़ी में लेटाकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। दादी माँ भी हाँफते हुए बैठ चुकी थीं। वो सारे मेहमानों को छोड़कर उसे लेकर अस्पताल के लिए निकल गए थे। अनिकेत ने आधे घंटे का सफ़र 10 मिनट में तय किया था। सारे रास्ते दादी माँ चांदनी का सिर अपनी गोद में रखे उसकी सलामती की दुआएं करती रही थीं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो गाड़ी से उतरकर बदहवास हालत में चांदनी को अपनी बाहों में उठाए हुए अस्पताल के अंदर भागा था। चांदनी का इलाज शुरू कर दिया गया था। उसने गलत दवा बहुत ज़्यादा मात्रा में खा ली थी। अंदर उसका पेट साफ किया जा रहा था। बाहर दादी माँ और अनिकेत उसकी ज़िंदगी की दुआ कर रहे थे।
अनिकेत की हालत किसी हारे हुए मुसाफिर जैसी लग रही थी। उसे अपनी धड़कनों की रफ्तार बहुत धीमी महसूस हो रही थी, जैसे वो अपनी जिंदगी की बाजी हारने वाला हो। उसे एहसास हो रहा था अगर चांदनी को कुछ हो गया तो वो भी जी नहीं पाएगा, यहीं इसी जगह मर जाएगा। अचानक मोहब्बत जैसे बिजली बनकर उसके दिल पर गिरी थी। वो वहीं सिर हाथों में गिराए बैठ गया था। उसके कहे हुए आखिरी अल्फाज अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। अनिकेत, अनिकेत, चांदनी कैसी है? वर्षा भी भागी हुई अस्पताल पहुंची थी। अनिकेत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही सिर झुकाए बैठा रहा। दादी माँ हाथ में माला पकड़े चांदनी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अनिकेत, कुछ तो बताओ। वर्षा ने उसका चेहरा हाथों से ऊपर किया तो उसका दिल धक से रह गया। वो रो रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वर्षा ने आज तक उसे कभी उदास नहीं देखा था, कभी परेशान नहीं देखा था, मगर आज। वर्षा, दुआ करो उसे कुछ ना हो, कुछ ना हो उसे, वरना मैं मर जाऊंगा। वो बच्चों की तरह उससे विनती करता फूट फूट कर रो पड़ा था। दादी माँ अपने पोते के पास आई और उसे गले से लगा लिया। उनके आंसू भी बहने लगे थे। वो मजबूत इंसान था मगर आज बच्चों की तरह रो रहा था। जरूर अंदर कुछ बुरी तरह टूट गया था। वर्षा ये सोच कर रह गई। उसकी आंखों में भी नमी उतर आई थी। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आई थी। वर्षा और दादी माँ बेचैनी से डॉक्टर की तरफ बढ़ी। पेशेंट अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर की बात सुनकर दादी माँ की जान में जान आई थी। वर्षा भागकर अनिकेत के पास गई। अनिकेत, सुना तुमने? चांदनी ठीक है, खतरे से बाहर है। अनिकेत की आंख से आंसू लुढ़ककर जमीन पर गिरा था। उसके दिल में इस खबर से सुकून सा उतर आया था। वो उम्र भर के पछतावे से बच गया था। वर्षा ने नम आंखों से उसकी ओर देखा था। मैं जानती हूँ अनिकेत, तुमने हमेशा उसे अपनी छोटी बहन समझा है, मगर मोहब्बत के रिश्तों की दीवारें देखकर नहीं आती, ना ही दिल से पूछकर दिल में उतरती हैं। चांदनी तुमसे मोहब्बत करती है और इतनी शिद्दत से करती है कि तुम्हारे बिना जीना उसके लिए मुमकिन नहीं रहा। अनिकेत ने बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरा था। मगर मैं क्या करूं वर्षा, मेरा दिल, मेरा जमीर सब मुझे शर्मिंदा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी बहुत बड़े गुनाह के दरवाजे पर खड़ा हूँ। वर्षा के होंठों पर एक दर्द भरी मुस्कान उभर आई थी। गुनाह तब होता जब तुमने उसे धोखा दिया होता, उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया होता, मगर तुम तो खुद भी अंदर से बुरी तरह टूट चुके हो अनिकेत। तुम्हारी हालत देखकर साफ पता चलता है। वो खामोश हो गया था। शायद पहली बार किसी ने उसके दिल के अंदर चलते तूफान को लफ्ज दिए थे। अगर चांदनी को कुछ हो जाता ना अनिकेत, तो तुम भी जिंदा नहीं रह पाते, वर्षा ने धीरे से कहा था। और शायद यही मोहब्बत होती है। अनिकेत की आंखों में नमी उतर आई थी। मगर तुम्हारा क्या वर्षा? वो हल्का सा मुस्कुराई थी, मगर उसकी आंखों में छुपा दर्द साफ नजर आ रहा था। हर मोहब्बत इंसान को मिल जाए ये जरूरी तो नहीं होता ना। कुछ मोहब्बतें सिर्फ कुर्बानी मांगती हैं, और मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ अनिकेत, इसलिए तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। वर्षा की बात सुनकर अनिकेत को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। वर्षा की मोहब्बत आज उसकी नज़रों में और भी बुलंद हो गई थी। जाओ अनिकेत, अपनी चांदनी को संभाल लो, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वर्षा ने कांपती आवाज में कहा था। वो कुछ पल खामोश बैठा रहा, फिर धीरे से उठकर खड़ा हुआ। उसके कदम बेख्तियार चांदनी के कमरे की ओर बढ़ गए थे। कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला तो अंदर पूरी खामोशी थी। चांदनी खिड़की के पास बैठी बाहर अंधेरी रात को देख रही थी। उसके चेहरे की जर्दी और आंखों की वीरानी दिल चीर देने वाली थी। चांदनी, अनिकेत ने धीमी आवाज़ में उसे पुकारा था। वो चौंकी नहीं थी, बस खामोशी से अपनी आंखें बंद कर गई थी, जैसे उस आवाज़ को सुनने की हिम्मत वो खो चुकी हो। अनिकेत धीरे धीरे उसके करीब आया। इतनी नाराज़ हो मुझसे? वो हंसती, मगर वो हंसी दर्द से भरी हुई थी। आपको क्या फ़र्क पड़ता है अनिकेत? उसके लहजे की टूटन ने अनिकेत का दिल चीर दिया था। फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है, शायद इतना जितना मुझे खुद भी नहीं मालूम था। चांदनी ने पहली बार चौंक कर उसकी ओर देखा था। आंखों में बेयकीनी तैर रही थी। अनिकेत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैं आज भी उलझा हुआ हूँ चांदनी, मगर एक बात समझ आ गई है, तुम्हें खोने का ख्याल ही मुझे अंदर से ख़त्म कर देता है। उसकी आंखों से आंसू बुरी तरह बहने लगे थे। तो फिर मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे थे? अनिकेत ने कांपते हाथों से उसके आंसू पोंछे। क्योंकि मैं डर गया था अपने ही जज्बातों से, इस रिश्ते के बदल जाने से। मगर जब तुम्हें इस हालत में देखा ना, तो लगा मेरी सांसें भी रुक जाएंगी। चांदनी फूट फूट कर रो पड़ी और अगले ही पल उसने खुद को उसके सीने से लगा लिया था। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अनिकेत, बहुत ज़्यादा। अनिकेत ने कांपते हाथों से उसे अपनी आगोश में भर लिया था। और शायद मैं भी अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
अनिकेत, मैं तुम्हें बहुत अरसे से जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, ये फैसला हम सबके हक में बेहतर है। वर्षा की बात सुनकर वो गहरी सोच में डूब गया था। कॉरिडोर में मैंने तुम्हें उसके लिए रोते हुए देखा था अनिकेत। मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि तुम मुझसे बिछड़कर जी नहीं पाओगे। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो अनिकेत, मगर तुम्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है। मगर मैं वो मोहब्बत तुम्हारी आंखों में देख चुकी हूँ। वर्षा की बातों पर उसे बहुत जोर का झटका लगा था। वो कैसे उसके दिल की सारी कैफियत बयान कर गई थी, जिसे वो खुद भी जबान पर लाने से डर रहा था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ अनिकेत, मगर उतनी नहीं जितनी गुड़िया ने टूट कर तुमसे की है, कि खुद को तुम्हारे सिवा किसी और का होने नहीं दिया। अब भी अगर तुम उसे न मिले तो वो मौत को गले लगाने से पीछे नहीं हटेगी। इसलिए हम सबके हक में यही बेहतर है कि तुम गुड़िया को अपना लो, वरना 6 साल पहले बरसती बारिश में जिस बच्ची को तुमने नई जिंदगी दी थी, आज तुम उसे अपने ही हाथों से ख़त्म कर दोगे। इसलिए अनिकेत, सोच समझ कर फैसला लेना। ये सिर्फ उसकी ही नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी का भी सवाल है, और तुम्हारी ज़िंदगी के साथ ही दादी जी की ज़िंदगी जुड़ी है। तुम्हारे एक फैसले से बहुत सी जिंदगियां बच भी सकती हैं और ख़त्म भी हो सकती हैं। वर्षा उसे सोचों में घिरा छोड़कर जा चुकी थी। वो रात को कहीं जाकर घर आया था। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। दादी जी और चांदनी अपने कमरे में थीं। वो खामोशी से अपने कमरे की ओर बढ़ गया था। अपने हाथ से घड़ी उतार कर और जेब से फ़ोन निकाल कर उसने साइड पर रख दिया था और ख़ुद फ्रेश होने के इरादे से वॉशरूम में चला गया। काफ़ी देर बेसिन पर झुके वो मुंह पर छींटे मारता रहा और अपने अंदर की आग को कम करता रहा। थोड़ी देर के बाद वो पुरसुकून हुआ तो वॉशरूम से बाहर निकल आया। टॉवल से चेहरे को अच्छे से सुखाया और सोफे पर बैठ गया। दिमाग को सोचों ने लगातार ऑक्टोपस की तरह जकड़ रखा था। उसके दिल के एहसास अजीब से हो रहे थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। जो फैसला वो लेने जा रहा था वो उसके लिए बहुत कठिन फैसला था। कुछ सोचकर उसने चांदनी के कमरे की ओर कदम बढ़ाए थे। कमरे के पास पहुंचकर उसने दरवाज़ा धीरे से नॉक किया, मगर अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई थी। फिर वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। वो ज़मीन पर सोई हुई थी। उसके गालों पर आंसुओं के मिटे मिटे निशान थे। यकीनन वो रोकर सोई थी। अनिकेत का दिल दुख से भर गया। वो उसे देखता हुआ उसके करीब ही ज़मीन पर बैठ गया और उसे गौर से देखने लगा, जो कुछ ही अरसे में बेरंग सी लगने लगी थी। उसकी सफ़ेद रंगत, नीली आंखें, सुनहरे बाल, सब कुछ बेरौनक सा हो गया था। अनिकेत ने बेख्तियार हाथ बढ़ाकर उसके गालों को छुआ था तो उसकी आंख भी खुल गई। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या कर रहे हैं आप मेरे कमरे में? उसके लहजे में शिकायत उभर आई थी। फिर कहाँ जाऊँ? तुम ही बताओ मुझे। तुमने मुझे कहीं और जाने के काबिल छोड़ा ही नहीं है। उसका लहजा टूटा हुआ था। अनिकेत को उस हाल में देखकर चांदनी के दिल को कुछ हुआ था। वो अपनी खुदसरी की वजह से कितनों को ही तकलीफ़ दे चुकी थी। अनिकेत, आपको मेरे होने से मसला है ना? ठीक है, मैं आपसे बहुत दूर चली जाती हूँ, वहीं जहाँ मेरा ठिकाना था, मगर मैं किसी और की नहीं हो सकती। इस मोहब्बत ने मेरे पैरों में बेड़ियाँ डाल दी हैं। आप चाहें कितनी मर्जी मुझसे नफ़रत कर लें, मगर मैं कभी भी आपसे नफ़रत नहीं कर पाऊँगी। मेरा दिल मरते दम तक आपको चाहता रहेगा। वो भी शायद थक चुकी थी इस मोहब्बत के सफ़र से। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने साथ औरों को भी थकाए, इसीलिए वो किसी फैसले पर पहुंच चुकी थी। उसकी बात पर अनिकेत ने अजियत से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो उसके दिल के हाल से बेखबर थी, जिसने उसके दिल को बदल दिया था। रह लोगी मेरे बिना? अनिकेत के लहजे में दर्द उतर आया। अनिकेत की बात पर उसकी आंखों से आंसू निकला था। रहना तो आपके बिना ही है मुझे, चाहे यहाँ रहूँ या वहाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? जब हिजर ही सहना मुकद्दर में लिखा है तो अपने साथ औरों को क्यों तकलीफ़ दूँ? अकेले ही सह लेती हूँ। अनिकेत ने जख्मी निगाहों से उसकी ओर देखा था। वो कब से इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी? वो तो उस चांदनी को जानता था जिसे सिर्फ मासूम बातें करनी आती थीं। और मेरा और दादी माँ का क्या? न जाने वो किस आस पर पूछ बैठा था। आप दोनों पहले भी तो मेरे बिना ही रहते थे ना, अब भी मेरे बिना रह लोगे? मैं तो बस फालतू थी इस घर में, मेरी किसी को कोई ज़रूरत नहीं थी। कहते हुए उसकी आवाज़ रुंध गई थी, जबकि वो उसके लफ्ज़ों से तड़प कर रह गया था। वो कैसे कह सकती थी कि उसकी ज़रूरत नहीं थी? इस घर के दरो दीवार की रौनकें उसी से जुड़ी थीं। फिर वो कैसे कह सकती थी कि उसकी ज़रूरत नहीं थी किसी को? अनिकेत, मुझे मालूम हो गया है, मोहब्बत ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। देर से ही सही, मगर मुझे पता चल चुका है। इसीलिए मैं आप पर ज़बरदस्ती हावी होने की कोशिश नहीं करूँगी। बस आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है। आप बेशक मुझे मोहब्बत न दें, मगर मुझसे मेरी मोहब्बत न छीनें, वरना मैं मर जाऊंगी। कहने के साथ ही वो बिलख बिलख कर रो दी थी।
गम की शिद्दत से अनिकेत की आंखें भी बहने लगीं। वो भी बिखर रहा था चांदनी को उस हाल में देखकर, मगर उसमें इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं थी कि उठकर उसके बिखरे वजूद को समेट सके, उसे दिलासा दे सके, तसल्ली दे सके। उसकी मोहब्बत ने अनिकेत को भी जलाकर राख कर दिया था। अनिकेत की हालत देखकर वो साकित हुई थी। पहली बार अनिकेत ने उसे इस तरह उसके नाम से पुकारा था। उसने अपनी भीगी पलकें उठाकर अनिकेत की ओर देखा। मेरे दिल में अपनी मोहब्बत डालकर खुद कहाँ जा रही हो? अनिकेत के लफ्ज़ों से चांदनी ने बेयकीनी से उसकी ओर देखा था। बताओ, कहाँ जा रही हो अपने अनिकेत को छोड़कर? तुम रह लोगी उसके बिना? मगर तुम्हारा अनिकेत तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। अनिकेत की आंखों से एक आंसू गिरा था और वो तो जैसे पत्थर की हो गई थी। अनिकेत के मुंह से मोहब्बत के इकरार ने उसके बेजान वजूद में रूह फूंक दी थी। उसे लगा जैसे अचानक नंगे पांव सहराओं में भटकते भटकते वो बादलों की छांव में आ गई हो, और फिर एक पल लगा था उसे अनिकेत की बाहों में समाने में। वो तड़प कर उसके सीने से आ लगी थी और अनिकेत ने भी उसे किसी कीमती मोती की तरह खुद में भींच लिया था। दोनों की आंखें बुरी तरह बरस रही थीं। दरवाजे पर खड़ी दादी माँ नम आंखों से मुस्कुरा दी थी। उनका ये मोहब्बत से बना घर बिखरने से बच गया था। कुछ साल के बाद वो डॉक्टर बन चुकी थी। उसने अपने महबूब का सपना पूरा कर दिया था और अनिकेत बहुत खुश था। चांदनी ने उसे मुकम्मल कर दिया था। उसने जो चांदनी के लिए सपना देखा था, आज चांदनी ने उस सपने में रंग भर दिए थे। दादी जो दोनों के सदके बारी जा रही थी। वर्षा शादी करके कनाडा जा चुकी थी। उनकी शादी को अब 7 साल हो चुके थे। एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनकर वो दोनों एक साथ रह रहे थे। पति पत्नी वाला रिश्ता अभी दोनों के बीच नहीं बना था। अनिकेत ने बहुत ही प्यार से चांदनी को समझा दिया था और चांदनी को भी अनिकेत का साथ मिल गया था। उसे कुछ और नहीं चाहिए था। वो एक दूसरे के संग संतुष्ट जिंदगी गुजार रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को अपनी मोहब्बत से मुकम्मल कर दिया था। वो फिर से जी उठे थे। दादी उनकी बलाएं लेते नहीं थकती थीं। इसी दौरान चांदनी के अपने भी उससे मिलकर माफ़ी मांग चुके थे, जिन्होंने उस पर सितम ढाए थे, जिसे उसने बड़े दिल से माफ़ कर दिया था, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसे उसका अनिकेत मिला था। फिर कैसे वो उन्हें माफ़ न करती? उसके ताया जी उसकी हड़पी हुई जायदाद उसे लौटा गए थे, जिसकी उसे कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर अपने और अनिकेत के फ्यूचर के लिए वो उसे महफूज कर गई थी। उसकी ज़िंदगी से हर मलाल, हर गम का साया हट गया था। अनिकेत, मुझे बेबी चाहिए। वो रात में अनिकेत के साथ लेटे लाड से बोली, जैसे कोई खिलौना मांग रही हो। इतनी जल्दी क्या है चांदनी? आ जाएगा बेबी भी, अभी तो तुम डॉक्टर बनी हो। वो उसके माथे को प्यार से छूते हुए बोला था। नहीं, 7 साल आपने ऐसे ही कहकर गुजार दिए। दादी जी भी अब कहती हैं कि घर में बच्चे चाहिए, घर सूना सूना लगता है। वो मुंह बनाकर बोली तो अनिकेत को बहुत क्यूट लगी थी। चांदनी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर रही थी, इसलिए अनिकेत नहीं चाहता था कि वो उस पर बच्चे की जिम्मेदारी डालकर उसे और बोझ तले दबा दे, क्योंकि वो जानता था मेडिकल की पढ़ाई कितनी टफ होती है। सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए वो उसे परेशानियों में नहीं डालना चाहता था। अच्छा जी, तो ठीक है, आज से ही कोशिश स्टार्ट करते हैं बच्चे लाने की, अनिकेत गंभीर शब्दों में कहता उसके ऊपर झुक गया था। उसके चेहरे पर शर्म की लाली छा गई थी। अनिकेत उसकी नीली आंखों में डूबकर उभरा था, जैसे वो बेख्तियार उसकी आंखों पर, फिर गालों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगाता चला गया और वो उसकी दीवानगी में खो गई थी। अनिकेत उसके होठों पर झुककर उसका जाम पीने लगा। चांदनी उसकी शिद्दत पर सिसकारी लेकर रह गई थी। बहुत शौक है तुम्हें बच्चे का? एक किस्से तो जान निकल रही है तुम्हारी। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? उसकी नरम धड़कनों को प्यार से छूते हुए वो मदहोशी भरे अंदाज में बोला था। अनिकेत के इस बेबाक अंदाज पर वो शर्म से लाल पड़ी थी। वो खुद पर काबू खोता उसकी गर्दन पर जगह जगह अपना मोहब्बत भरा स्पर्श बिखेरने लगा। दोनों पूरी तौर पर एक दूसरे के वजूद में डूब गए थे। आज उनकी ज़िंदगी की भरपूर रात थी। चांद भी उनके मिलन पर मुस्कुराता हुआ बादलों में छुप गया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।